नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम में से काफी लोग ये मानते हैं कि ये जो सरकारी स्कूल होते हैं ये तो गवर्नमेंट ऐसे ही खोल देती है समाज सेवा के लिए। इसमें तो बस गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं जो हाई फाई फैसिलिटीज दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो ये तो प्रॉफिट बनाएंगे ही ना। तो देखिए, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इंडिया के लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है और इसमें से कोई एक भी रुपया कमा के अपने घर नहीं ले जा सकता। भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी ही अच्छी फैसिलिटीज क्यों ना दे रहे हो, लेकिन कमाए हुए पैसे सिर्फ स्कूल में यूज होने चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि अगर ऐसा है, ये लोग इसमें से कमा नहीं सकते, तो ये लोग टीचर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आए दिन बच्चों की फीस क्यों बढ़ाते हैं, ड्रेस और बुक्स के नाम पे मजबूर माँ बाप के पैसे को क्यों लूटते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं ताकि ये लोग नीचे से लेके ऊपर तक कैसे लूटते हैं उसको समझने में आसानी हो। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है तो आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी बनाएं या फिर ट्रस्ट डालें, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत आप नॉन प्रॉफिट एंटिटी डाल के स्कूल खोल सकते हैं। कुल मिला के यह है कि सिर्फ एक एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही स्कूल को चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे मन में आया तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टीचर्स हायर करे और एडमिशन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये जो रूल्स हैं ये ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर आज की डेट में आसानी से टैक्स चोरी करना, ब्लैक मनी को वाइट करना, दूसरी कंपनी के टैक्स को घुमाना, मन माने तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट बच्चों को चिपका के उनके माँ बाप के पैसों को लूटना, इन सारी चीजों के लिए आज की डेट में प्राइवेट स्कूल एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो गया है। यही रीजन है कि ये जितने भी नेता, माफिया और करप्ट बिजनेसमैन हैं, इनकी पहली पसंद प्राइवेट स्कूल बन चुकी है। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी और कुछ केसेस में तो हथियार भी होते थे। हालांकि आज भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो एमपी और एमएलएज हैं ये किसी ना किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टीज बन रहे हैं और करोड़ों में पैसे भी दे रहे हैं। टैक्स चोरी करना, ब्लैक का व्हाइट करना, इन सब से तो ये लोग पैसा बनाते ही हैं, पर साथ के साथ ये अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए। अगर इलेक्शन में हार भी जाते हैं तो भी चर्चा में बने रहते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए। यह हरियाणा के एक स्कूल का नोटिस बोर्ड है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट ने अपने एरिया के स्कूलों का क्वालिटी चेक कितने अच्छे से कराया है। ईमानदार आदमी अगर स्कूल खोलना भी चाहे तो हर जगह पे उसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती है। ये देखिए, इतनी जगह पे जुगाड़ लगाना होता है तब जाके कहीं आपको अप्रूवल मिलता है, सीधे तरह से तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। एक जगह से अप्रूवल कराएंगे तो दूसरी जगह बात रुक जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप बड़े नेता हैं या फिर आपके पास पैसा बहुत है तो आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। लेकिन इतना पैसा लगाकर जब कोई स्कूल खोलता है तो वो समाज सेवा करने नहीं आता है। इंडिया का जो लॉ है एजुकेशन को लेकर, वह हर अलग अलग स्टेप पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप स्कूल में मत घुसिए। मार्केट में 50 तरीके हैं पैसे कमाने के, आप वहां जाइए। स्कूल से देश के बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, आप इससे दूर रहिए। यही रीजन है कि बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं प्राइवेट स्कूल्स को चलाने के लिए। लेकिन आप कोई स्कूल उठाकर देख लो, ये रूल्स बस पेपर पर ही हैं। अगर ये रूल्स आज की डेट में फॉलो हो जाते तो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को लेकर प्राइवेट स्कूल की दादागिरी को नहीं झेलना पड़ता। जब कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेकर अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर एफिलिएशन वगैरह लेकर वो स्कूल खोल सकता है। ये जो सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं उनके थ्रू ही स्कूल चलते हैं और जो पैसा बच्चों की फीस से आता है उसे आपको बच्चों की भलाई के लिए स्कूल में ही लगाना होता है। ये जो सोसाइटीज बनती हैं जिसपे स्कूल चलते हैं, इसमें दो चीजों को लेकर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एक तो कमाए हुए पैसे आप अपने पास नहीं रख सकते, दूसरा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी में आप अपना कोई फैमिली मेंबर नहीं रख सकते। इसको लेकर एक अलग से एफिडेविट भी साइन कराया जाता है कि आप इस चीज को रिटर्न में लिख कर दो। लेकिन उसके बाद भी स्कूल के ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा भी लेते हैं और फैमिली मेंबर्स को भी रखते हैं। अब आप कहोगे कि ये सारी चीजें करते कैसे हैं, तो देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूल्स का पूरा गेम है इसमें अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं ताकि बच्चों के माँ बाप जो पैसा फीस के नाम पर देते हैं उसको ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में ले पाएं। जैसे ही आप ट्रस्ट या फिर सोसाइटी डालकर स्कूल के लिए जमीन लेने जाते हो तो उसमें आपको टैक्स का मोटा बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि सरकार की नजर में तो आप एक भलाई का काम करने जा रहे हो, इसलिए आपको टैक्स के नाम पर हर जगह छूट दी जाती है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आप एक पावरफुल नेता हो और सरकार भी आप ही की है तो स्कूल के ट्रस्टीज इधर उधर करके स्कूल की जमीन को भी अपने नाम करा लेते हैं। इस पूरे गेम में 3 चीजें शामिल होती हैं, एक प्राइवेट स्कूल, दूसरा ट्रस्ट जो कि स्कूल का संचालन कर रहा होता है, और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी ट्रस्टीज सरकार से छिपा के बनाते हैं।
अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ये सरकार से छिपाकर प्राइवेट कंपनी क्यों बनाते हैं। तो ऐसा यह इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल चलाने में काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैब इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों के ठेके स्कूल अलग अलग कंपनीज को देता है। लेकिन ट्रस्टीज यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये सारे ठेके अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कराते हैं, और ये जो उनकी बनाई हुई कंपनियाँ होती हैं ये मार्केट से कई गुना ज़्यादा रेट पे स्कूल को सामान देती हैं, जिसकी वजह से स्कूल तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं ये 1-2 साल के अंदर आसमान की बुलंदियां छू लेती हैं। यही रीजन है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरह से स्कूल की मिसलेनियस फीस माँ बाप के लिए आज भी एक रहस्य है, उसी तरह से स्कूल के ट्रस्टीज कैसे स्कूल का पैसा अपनी जेब में डालते हैं ये भी आम आदमी के लिए एक रहस्य ही है। लेकिन आगे इस वीडियो में हम ये सारी चीजें बाहर लेकर आएंगे। स्कूल को जब किसी काम के लिए जमीन खरीदनी होती है तो ये ट्रस्टीज उस जमीन को अपनी बनाई हुई कंपनी के नाम ले लेते हैं और फिर हाई रेट पे लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसका रेट हर साल बढ़ता रहता है। अभी गुवाहाटी में 250 स्कूलों ने लगभग 7 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में घपला किया, और जब चंडीगढ़ में एक स्कूल पर रेड पड़ी तो वहां खुलेआम स्कूल के नाम पर लग्जरी कार और बड़े बड़े बंगले स्कूल के ट्रस्टीज ने खरीदे थे। स्कूल जब चाहे माँ बाप से पैसे निकाल ही लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों को उनकी बनाई हुई कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जो उन्हें बड़ा कर देती है उससे ड्रेस लेनी पड़ेगी। यह एक ऐसी दुकान है कि यहाँ पे कस्टमर कब आएगा ये भी दुकानदार ही तय करता है। या तो चलो फिर भी छोटी चीज है, लेकिन कुछ स्कूल तो ब्लैक और व्हाइट करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स बचवा रहे हैं। एक वर्ड के बारे में आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, CSR फंड। तो इसमें क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना होता है, और इस 2% पे इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये सुनने में तो बस 2% लग रहा है और लग रहा है कि बस टैक्स बचता है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये अमाउंट कई हजार करोड़ में निकलेगा। इसमें स्कूल के ट्रस्टीज क्या करते हैं, इस पैसे को स्कूल डोनेशन के नाम पर लेते हैं और इसमें से 10 से 20% का कट रख के बैक डोर से बाकी का बचा हुआ पैसा उन्हीं कंपनी को वापस कर देते हैं। इसमें ट्रस्ट का भी फायदा होता है और कंपनी के भी दोनों हाथ और मुंह घी की कढ़ाई में रहते हैं। इस CSR फंड के लिए स्कूल के ट्रस्टीज के बीच में कंपटीशन लगा रहता है कि ये CSR फंड हमको मिल जाए, किसी और स्कूल को ना मिले। जितना कंपटीशन स्टूडेंट्स के स्कूल रिजल्ट में होता है उससे कई ज्यादा कंपटीशन इस CSR फंड के लिए होता है। और ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ये अलग अलग ऑफर्स भी देते हैं कि आप हमारे स्कूल के ट्रस्ट में CSR फंड दीजिए, हम आपको इतना % कट रख के बाकी बचा हुआ पैसा वापस कर देंगे। और एक स्कूल के ट्रस्ट में पैसा घुमाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि बुक्स में एंट्री करना होता है, सिर्फ चेक तो करने कोई आता नहीं है। प्रॉपर रेट नेगोशिएट होते हैं। CSR फंड के लिए एजेंट होते हैं जो रेट नेगोशिएट करते हैं कि हम 10% में करवा देंगे, हम 7% कट में करवा देंगे। आम आदमी इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। मिडिल क्लास को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन, क्योंकि बैंक बैलेंस तो 0 रहता है। इसलिए वो एक रोटी कम खा लेगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा ताकि वो जो खुद झेल रहा है उसके बच्चे को ना झेलना पड़े। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। ये लोग जितना कमाते हैं इनका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। टीचर जो कि एक स्कूल की बैकबोन होता है, जिनकी वजह से इनके घर भर रहे होते हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट करने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल जब एफिलिएशन लेने के लिए CBSE बोर्ड के पास जाता है तो उससे पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट से एक NOC लेनी होती है। तो जब वो NOC अप्रूव होकर आती है तो उसमें लिखा होता है कि आप अपने टीचर्स को उतनी ही सैलरी देंगे जितनी कि एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर को मिलती है, उससे 1 भी रुपया कम नहीं देंगे। और उसके बाद जब CBSE एफिलिएशन देता है तो उसमें वह भी इन रिटर्न लिख के देता है कि आप अपने टीचर्स को स्कूल गवर्नमेंट के टीचर जितनी ही सैलरी देंगे। ये एक एफिलिएशन लेटर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम आपको एफिलिएशन तो दे रहे हैं लेकिन सैलरी आपको टीचर्स को स्टेट गवर्नमेंट की जितनी ही देनी होगी। उसके बाद भी ये लोग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो उससे पूछिएगा कि आपको सैलरी स्टेट गवर्नमेंट के टीचर जितनी मिल रही है या नहीं। रूलिंग गवर्नमेंट आपके फेवर में है कि नहीं, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके फेवर में है तो आपका काम पूरी रफ्तार से चलेगा, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि सरकार दूसरी जीत कर आ जाती है, ऑपोजिशन की होती है, वहाँ इनके काम इतने खुलकर नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहाँ भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, वहाँ पर भी मुनाफा बनाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं कि टीचर्स को रखते ही इसी शर्त पर हैं कि हम आपको ज्वाइनिंग तो दे रहे हैं लेकिन आपको पूरे साल की चेकबुक साइन करके देनी होगी। टीचर्स की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और फिर उसी चेकबुक का यूज करके पैसा निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सुनीता शर्मा, जिनकी ऑन पेपर सैलरी 28,500 रुपए थी, लेकिन उन्हें मात्र 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। स्कूल वालों ने बैंक अकाउंट खुलवाकर साल भर की चेकबुक साइन करवा के रख ली
और स्कूल के ट्रस्टीज वो पैसा अपनी जेब में डाल रहे थे। अब आप ही सोचकर देखिए कि 6,000 में आज की डेट में होता क्या है। एक टीचर से ये सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते हैं, 1 घंटा भी उसे नहीं बचता है कि वो लाइब्रेरी में बैठ के अपने आप को अपग्रेड कर सके। टीचिंग के साथ साथ दुनिया भर के स्कूल के काम जो होते हैं, जिसके लिए अलग से स्टाफ हायर करना चाहिए, वो भी ये लोग इन्हीं टीचर्स से करवाते हैं। और फिर चेकबुक्स ही नहीं, इनके एटीएम भी यूज करते हैं। एक डायरेक्टर को बैंक वालों ने अरेस्ट करवाया। डायरेक्टर दिन में अपने टीचर्स के अकाउंट में सैलरी डालकर रात में उन्हीं के एटीएम से उस सैलरी को विड्रॉल कर रहे थे। ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैद हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और टीचर्स भी मजबूर हैं, क्योंकि अगर वह एटीएम नहीं देंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और रिलीविंग में भी इशू हो जाएगा, जिससे दूसरी जगह भी जॉब ना मिले। यही रीजन है दोस्तों कि प्राइवेट स्कूल के टीचर 35-36 साल तक गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, ताकि किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब मिले और इन प्राइवेट स्कूल वालों के चंगुल से छूटे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। आपको लगता है स्कैम सिर्फ सरकारी स्कूल्स में होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का जो स्कैम है वो हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में दशकों से चलता आ रहा है और कोई भी मीडिया इसे कवर करने वाला नहीं है। कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पर बात नहीं करता है। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल्स के स्कूल चला रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब टीचर्स अपने आसपास ये सारी चीजें होते देख रहे होते हैं तो सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लड़ते हैं, कुछ झेलते हैं और कुछ इन्हीं के जैसे बन जाते हैं और ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। जो टीचर्स ट्यूशन वाला मॉडल अपनाते हैं उनका सारा फोकस प्राइवेट ट्यूशन खोलने में आ जाता है। वो स्कूल पे पढ़ाना कम कर देते हैं और ट्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनडायरेक्टली बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए फोर्स किया जाता है। अब बच्चे के लिए भी मजबूरी रहती है, वो दोनों तरफ से फंसता है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है और ट्यूशन टीचर उधर ज्यादा पैसे लेता है। और अगर आपने क्लास टीचर के अलावा कोई सस्ता पढ़ाने वाला ढूंढ भी लिया तो बच्चे का बुरा टाइम चालू हो जाएगा, उसको क्लास के अंदर दिक्कत होगी। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है वो थोड़ी देर की ट्यूशन में समझा देता है। और स्कूल के नाक के नीचे ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन स्कूल को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका तो सिंपल सा फंडा है कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है, और अगर खराब कर रहा है तो पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है लेकिन पढ़ता नहीं है, यह लाइन चिपका के माँ बाप को घर भेज दिया जाता है। अरे जब बच्चा अच्छा स्कूल की वजह से कर रहा है तो खराब भी तो स्कूल की वजह से ही कर रहा होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे ही रिजल्ट आता है सिर्फ एक बच्चा जो टॉपर होगा उसकी फोटो लगाकर स्कूल का महिमा मंडन करना शुरू कर देते हैं। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश किए जाते हैं? क्योंकि वहां पर तो नवोदय और केवीएस आगे रहते हैं। नवोदय और केवीएस ना जाने कितने सालों से बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 98.93 पासिंग परसेंटेज के साथ। कोई नहीं पकड़ पाता इनको। आप पिछले कई सालों के रिकॉर्ड उठाकर चेक कर लीजिए, लेकिन यह चीज कभी एडवर्टाइज नहीं होती है। नवोदय और केवीएस बेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट स्कूल्स के। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर मॉडल को रेप्लिकेट करके हर किसी के पास सस्ते दामों में बेस्ट एजुकेशन पहुंचाए, लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बर्डन कम हो और ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएं। यह लोग पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं, जिसे ये घिस के कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और अगर फीस बढ़ाने के पीछे आप लॉजिक देखोगे तो लॉजिक बस इतना है कि स्कूल चलाने में दिक्कत हो रही है, स्कूल घाटे में जा रहा है तो स्कूल वाले पैसा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन कोई भी स्कूल कभी भी अपने आप को फायदे में दिखाना ही नहीं चाहता है और हर साल बेशर्मों की तरह फीस बढ़ा देते हैं। 2016 और 17 में दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस चीज को चेक कराने के लिए एक ऑडिट कराया, जिसमें पता चला कि ये जो स्कूल्स है इनके अकाउंट में एक्सेस में पैसा है और कुछ स्कूलों ने तो एफडी भी करा रखी है और हर साल घाटा दिखाकर ये लोग फीस बढ़ा रहे थे। यह सब देख के दिल्ली की सरकार ने ऑर्डर दिया कि जो स्कूल्स प्रॉफिट में हैं वो अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह जो स्कूल चला रहे हैं ये भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं चला रहे हैं। इन्होंने एक भी बात नहीं मानी और फीस बढ़ाते रहे। इसके बाद फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसे रिटायर्ड जज अनिल देव सिंह हेड कर रहे थे। उन्होंने 94 स्कूलों की जांच करी, जिसमें से 54 स्कूलों को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आपने जो फीस ली है उसे वापस कर दीजिए। अब कायदे से जो ऑर्डर्स पास हुए थे उन्हें फॉलो करना चाहिए था और उन स्कूलों को फीस लौटा देनी चाहिए थी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें पता चला कि सिर्फ 5 स्कूलों ने ही फीस लौटाई थी। पेट्रोल का दाम 50 पैसे बढ़ता है और ये पूरे स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं। हर साल एनुअल और एडमिशन फीस के नाम पर बच्चों की फीस तो बढ़ाई जाती है, लेकिन टीचर्स वही पुरानी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। इंडिया में 18 साल से कम एज के बच्चों को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन उनसे भी ये लोग पार्किंग फीस लेते हैं। एक ट्रिप एडवाइजर तो क्या ही मुनाफा बनाता होगा, जितना पैसे ये लोग बच्चों की स्कूल एजुकेशनल ट्रिप के नाम पर बना लेते हैं। स्कूल टाइम पे तो बच्चों की क्लासेस चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे तो लाइब्रेरी यूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और वीकेंड पे या फिर स्कूल आवर्स के बाद में अगर कोई लाइब्रेरी यूज करना चाहे तो उसे ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से सेम बुक्स रखी हुई हैं, अलग से कोई भी बुक नहीं ऐड करी गई है, उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है,
लेकिन हर साल ये लोग फीस में लाइब्रेरी चार्जेस बढ़ा देते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म से जो पैसा बनाने का गेम है, या देश भर के प्राइवेट स्कूल्स खेलते हैं। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे अमृतसर के एक स्कूल ने साल की शुरुआत में ही बच्चों की यूनिफॉर्म में छोटे मोटे चेंजेस कर दिए, जिससे उन बच्चों को नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़े, और साथ ही के साथ पेरेंट्स को एक दुकान भी बता दी जहां से उन्हें वो यूनिफॉर्म खरीदना मैंडेटरी कर दिया। यह लोग हर थोड़े दिन में कलर, डिजाइन या फिर शूज बदलते ही रहते हैं। यूनिफॉर्म का एक सेट 1500 से 2000 रुपए का पड़ता है, और गर्मियों में पेरेंट्स को 2 यूनिफॉर्म के सेट खरीदने पड़ते हैं, और फिर सर्दी आते ही विंटर की यूनिफॉर्म शुरू हो जाती है, और साथ ही में पेरेंट्स को ब्लेजर और जर्सी भी खरीदनी पड़ती है, और कुछ महीने बाद ही नया सेशन शुरू हो जाता है और यूनिफॉर्म फिर से बदल दी जाती है। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर स्कूल में एनसीईआरटी का फॉर्मेट लागू किया है, बल्कि ये लोग उसे नहीं पढ़ाते हैं और किसी अजीबोगरीब पब्लिकेशन के साथ साठगांठ कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा और महंगी से महंगी बुक लगवाने की कोशिश करते हैं ताकि पेरेंट्स की जेब कटती रहे। यूएस में जब एक बच्चा पास होकर अपने आगे वाली क्लास में जाता है तो उसका जूनियर उसकी उन्हीं किताबों से पढ़ लेता है, जो कि एक डेवलप्ड देश है। लेकिन इंडिया में हर साल छोटे मोटे चेंजेस करके इन बुक्स को चेंज कर दिया जाता है, जिससे पेरेंट्स की जेब कटती रहे। एक सर्वे किया गया जिसमें 60% पेरेंट्स ने यह बताया कि उन्हें मजबूर किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक पब्लिशर के यहाँ से न्यू बुक्स खरीदने के लिए। क्लासेस में डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग के रट्टे लगवाए जाते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए ना जाने ये लोग कितने पेड़ों की बलि चढ़वा देते हैं। इस साल ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट को बीच में घुसना पड़ गया, और गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ये स्कूल वाले पेरेंट्स को किसी एक पब्लिशर के यहाँ से बुक्स खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, और 3 साल तक यूनिफॉर्म में भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस ऑर्डर के हिसाब से अब स्कूल वालों को कम से कम 5 दुकानों के नाम और एड्रेस अपनी वेबसाइट पर डालने थे, और पेरेंट्स उनमें से कहीं पे भी जाकर मोल भाव करके बुक्स खरीद सकते थे। लेकिन यह भी फॉलो नहीं हुआ। इनका बस चले तो बच्चों का जो राशन होता है उसे भी ये लोग स्कूल से ही लेना मैंडेटरी कर दें। हर चीज आपको स्कूल से ही लेनी है, बुक्स आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेनी है। हाँ, एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगवा सकते हो। एक प्राइवेट स्कूल जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहा है, इन लोगों के पास एनुअल फंक्शन कराने तक के पैसे नहीं होते हैं, और ये एनुअल फंक्शन के नाम पर भी पेरेंट्स को लूटते हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा में सारे पेरेंट्स मिलकर कोर्ट चले गए थे कि जब स्कूल वालों ने एक बार एडमिशन फीस ले ली तो उसको हर साल क्यों लेते हैं। हाई कोर्ट ने केस एफएफआरसी को रिफर किया और पेरेंट्स यह केस जीत भी गए थे, लेकिन अब स्कूल वालों ने एडमिशन फीस का नाम बदल के एनुअल फीस कर दिया था, और जब उस पर भी ऑब्जेक्शन होने लगा तो मंथली अलग अलग नाम से इन लोगों ने फीस लेना स्टार्ट कर दिया। एनुअल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट फीस, क्लासरूम चार्जेस, केयर चार्जेस, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, ना जाने क्या क्या। ऐसा कोई भी फैंसी नाम बनाकर ये लोग पेरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते हैं, और मजबूर माँ बाप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेकर आई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और ये प्राइवेट स्कूल वाले बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी बढ़ा देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोचता ही नहीं है। कोविड के टाइम पे 14 स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करके बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं माना और पेरेंट्स से फीस बढ़ा कर ली। कोविड के टाइम पर फीस ना भरने पर 35% स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एक्सेस बंद कर दिया गया था। जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट फीस, लैब फीस, इन सब चीजों का लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। उसके बाद भी इन लोगों ने ये सारी फीस ली, और वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के पैसे काटे गए। कश्मीर में एक टीचर को इसलिए सैलरी नहीं दी गई क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी और स्कूल नहीं आ पाई थी, और जब वो इस चीज की कंप्लेंट करने के लिए लेबर कमिश्नर ऑफिस गई तो उन्हें बताया गया कि वो लेबर कैटेगरी की लिस्ट में ही नहीं आती हैं। देखिए, स्कूल के अंदर हायरिंग हो, फीस बढ़ानी हो, और जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इस चीज को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मैनेज करती है। रूल्स के हिसाब से इस कमेटी के 75% मेंबर वो पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 2 स्कूल के टीचर होंगे और 2 दूसरे स्कूल के टीचर होंगे, और 2 मेंबर सीबीएसई वगैरह अपॉइंट करेगी। आप चेक करके देख लीजिएगा कि जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में यह रूल फॉलो होता है कि नहीं। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो बहुत दूर की बात हो गई, 90% स्कूलों ने तो सीबीएसई से एफिलिएशन ही गलत तरीके से लिया हुआ है। रूल्स के हिसाब से ये जो सोसाइटी और ट्रस्ट के थ्रू स्कूल खुलते हैं, इसमें कोई भी अपने फैमिली मेंबर को नहीं रख सकता है। उसके बाद भी ये लोग अपने रिश्तेदार और फैमिली मेंबर को रखते हैं, क्योंकि पहली चीज तो ऑडिट ही नहीं होता है, और दूसरी चीज इन लोगों को फैमिली मेंबर रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब अलग अलग मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं तो मिल बांट के खाने में बहुत दिक्कत होती है। जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, चाहे वो स्कूल कमेटी की डिटेल्स हो, या फिर सोसाइटी की डिटेल्स हो, या ट्रस्ट की डिटेल्स हो, या फिर आपको ये देखना हो कि स्कूल के ट्रस्टी ने क्या लिखकर एफिडेविट सबमिट किया है, यह सब आप मंगवा सकते हो आरटीआई पर जाकर, और आप इसे मंगवाकर एक बार चेक करिए, क्योंकि 90 to 95% लोग इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं।
गूगल पर आपको सिर्फ RTI ऑनलाइन सर्च करना है। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको खोलना है और ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स आप भर दो और जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं स्कूल की वह सब आपको मिल जाएंगी। 30 दिन के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इन केस अगर नहीं मिलती हैं तो आप सबमिट फर्स्ट अपील पे क्लिक करना, 10 रुपए कटेंगे और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे ये चेक करना आपका काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है ये सारी चीजें चेक करना, लेकिन आपको ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑडिट और इंस्पेक्शन में अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और सारी चीजें चेक होनी चाहिए कि ये प्राइवेट स्कूल्स वाले सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये सारे ऑडिट करने में 119 दिन लगते हैं। 2018 में एक बार इस ऑडिट को ट्राई किया गया था, लेकिन सिर्फ 5 स्कूल ही ऑडिट हो पाए क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक स्टाफ हायर नहीं हुए हैं और हर साल सिर्फ 3.4% स्कूलों का ही ऑडिट हो पाता है। कई स्कूलों का तो 8-10 साल बाद ऑडिट होता है और उसके जो भी ओनर्स होते हैं वो बैकडोर से मामला संभाल लेते हैं। और ये जो थोड़े बहुत स्कूलों का इंस्पेक्शन होता भी है तो इनकी रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराई जाती है, जिस वजह से पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं चल पाता है और वो लोग स्कूल के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाते हैं। हर साल एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट AAR स्कूल वालों को सबमिट करनी होती है, लेकिन कई स्कूल वाले तो ये रिपोर्ट भी नहीं सबमिट करते हैं। 2012 की बात करूं तो दिल्ली के 40% स्कूल थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं सबमिट किया था। एज पर CAG तेलंगाना के 3 डिस्ट्रिक्ट के 3700 स्कूलों में से किसी ने भी इस रिपोर्ट को नहीं सबमिट किया। इंडिया उन 155 देशों में से है जहां पे एजुकेशन एक राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 12(1)(c) के हिसाब से चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उसको अपने एरिया के 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी गरीब बच्चे हैं, यानी जिनके पेरेंट्स की सैलरी 1 लाख रुपए सालाना से कम है, उनके लिए 25% सीट रिजर्व करी जाए क्लास 8 तक, ताकि ये जो 25% सीटें हैं इनमें गरीब के बच्चे पढ़ सकें। अगर आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी है तो उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। इंडिया सेक्शन की एक रिपोर्ट है ब्राइट स्पॉट्स, स्टेट ऑफ सोशल इंक्लूजन थ्रू RTE। इसमें काफी डिटेल में बताया गया है कि दिल्ली के 80% स्कूल इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने यहाँ गरीबों को 25% सीट दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल गरीबों की एप्लीकेशन को कुछ ना कुछ बहाना बताकर नजरअंदाज कर देते हैं और अमीरों से मोटा पैसा डोनेशन के नाम पर लेकर उनके बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं। आधे से ज्यादा RTE के केसेस जब सामने आते हैं तब या तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के प्राइवेट स्कूल वाले इन अमीरों को सीट बेच देते हैं या फिर अमीर पेरेंट्स खुद ही ये फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवाकर इस सीट को ले लेते हैं। अभी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ा गया जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपनी सैलरी 1500 रुपए दिखा रहा था। ये जो गरीब के बच्चे RTE कोटे से आते हैं, इसका जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट अपनी जेब से भरती है। इसमें प्राइवेट स्कूलों वालों का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे RTE कोटे से इनके स्कूल में आए, क्योंकि पूरा गेम ही स्टेटस का है और यह जो RTE वाले रूल्स होते हैं ये पूरे स्टेटस गेम को खराब कर देते हैं। द प्रिंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें बड़ा ही अच्छे से उन्होंने बताया था कि कैसे ये प्राइवेट स्कूल वाले स्टेटस का गेम खेलते हैं और इसको एक स्टेटस सिंबल बनाया जाता है। प्राइवेट स्कूल पे पेरेंट्स ज्यादा फीस इस बात की नहीं देते हैं कि 2+2 का आंसर 4 जल्दी कौन बता देगा, बल्कि इस बात की देते हैं कि उसका बच्चा जिस सीट पर बैठा है उसके आसपास की सीट पर कौन बैठा हुआ है, वो रेप्यूटेड फैमिली के बच्चे हैं या फिर ठेले वालों के बच्चे हैं। आप जिस भी कॉलोनी या सोसाइटी में रहते हो, अगर वहां से आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजोगे तो आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा। इसी चीज का फायदा ये प्राइवेट स्कूल वाले उठाते हैं। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो वहां पर पढ़ाई की बात नहीं की जाएगी, वहां पर ये दिखाया जाएगा कि स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी दिखाई जाएगी, लेकिन लर्निंग आउटकम इन सब के बारे में बात तक नहीं छेड़ी जाएगी। और यह चीज बहुत ही अच्छे तरीके से इंजेक्ट करी जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल में माहौल खराब होता है, वहाँ आपके बच्चे की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ ऐसा होगा, वहाँ वैसा होगा। ये सब चीजें बहुत अच्छे से इंजेक्ट करी जाती हैं। RTE का जो कानून है उसमें 2 चीज बहुत अच्छी हैं। एक तो ये प्राइवेट स्कूल वाले इन बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं जो भी RTE के कोटा से जाते हैं, और दूसरा किसी भी बहाने से इनको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वरना ये लोग बीच में कोई भी बहाना बनाकर इनको या तो फेल कर देते हैं या तो 8th क्लास से पहले ही स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही 8th क्लास पूरी होती है, RTE कोटा से आए हुए बच्चों को 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल वालों ने नोटिस भेजा है इन बच्चों के घर पर कि आपकी 8th क्लास पूरी हो गई है, अब या तो आप पैसा भरो या फिर स्कूल छोड़ो। अब भले ही RTE के रूल्स के हिसाब से सरकार बस 8th क्लास तक मदद करेगी, लेकिन बस सिर्फ 2 ही साल की बात तो और है। अगर ये प्राइवेट स्कूल वाले चाहे तो फीस में कुछ कंसेशन करके या कुछ कम करके, या फिर ये जो रिच पेरेंट्स होते हैं उनसे क्राउड फंडिंग करके इन लोगों का हाई स्कूल एटलीस्ट करवा सकते हैं। समाज सेवा का मास्क लगाकर ये लोग टैक्स तो बचा रहे होते हैं, लेकिन असल में ये बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लासरूम में लिस्ट भेजकर बच्चों के नाम जानबूझकर बुलवाए जाते हैं कि ये बच्चे हैं, खड़े हो जाएं, इनकी फीस नहीं जमा है। अगर फीस जमा नहीं करते तो फिर इनके एग्जाम से रुकवा दिए जाएंगे।
कुछ स्कूल्स वाले तो इन बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे देख लो, ये लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स को कोई मतलब नहीं है बच्चे की मेंटल हेल्थ से। ये बस चाहते हैं कि बच्चा अशेम्ड फील करे और घर जाके अपने माँ बाप पर प्रेशर बनाए। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम्स के लिए मेहनत करी है, उसे फीस की वजह से एग्जाम हॉल में ही नहीं एंटर करने दिया जाता है। आप एक चीज और नोटिस करोगे, इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ज्यादा होती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। जबकि अब पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप ASER 2018 की रिपोर्ट उठाकर देखोगे तो उसमें बताया गया है कि प्राइवेट स्कूल के सिर्फ 39% बच्चे ही ऐसे हैं जो 3 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट से डिवाइड कर पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रीडिंग लेवल्स हैं इन प्राइवेट स्कूल्स के। या लोग जितना फोकस कम हेयर, गो आउट, सिट डाउन, स्टैंड अप पर करते हैं, अगर उसका 50% भी ये लोग बेसिक्स पर करें तो इतनी खराब रिपोर्ट ना आए। देखिए, जब हम सरकारी स्कूल के बच्चों का और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का टेस्ट स्कोर कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का टेस्ट स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन यह करते टाइम हम लोग इनका बैकग्राउंड ध्यान में नहीं रखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, घर में उनके ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है। मेट्रो सिटीज में जो पेरेंट्स हैं वो 3-3 ट्यूशन दे रहे हैं और खुद भी अलग से ध्यान देते हैं। आप जैसे ही मेट्रो सिटीज से रूरल एरियाज में जाओगे, वहां ये जो टेस्ट स्कोर का जो गैप है वो कम होने लगता है। प्राइवेट स्कूल्स में अगर इतना ही दम है तो ये जब पिछड़े क्षेत्र में जाते हैं तो वहां इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। ये जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, इनको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, उनकी खुद की कैपेबिलिटी से ज्यादा अगर उनको पेरेंट्स अच्छे मिल गए तो उसमें उनका ज्यादा फायदा है। इसीलिए आजकल इन्होंने बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारत में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी संख्या लगभग 4.5 लाख है और उनमें लगभग 12 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और वही सरकारी स्कूल की बात करें तो भारत में लगभग 11 लाख सरकारी स्कूल हैं जिसमें 13 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने BSNL का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल वाले गवर्नमेंट स्कूल के साथ कर रहे हैं। देश के लोगों को जितना प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूटा है उतना किसी ने नहीं लूटा है। देखिए, एक चीज और कहूंगा कि सबसे बड़ा दान शिक्षा दान बताया जाता है, लेकिन आज की डेट में ये पूरी तरह से बदल चुका है। क्या हमेशा से ही एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था? गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।